फोक्स कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम शिक्षण विधि के ऊपर चर्चा कर रहे थे। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे व्याख्यान शिक्षण के ऊपर। व्याख्यान शिक्षण विधि क्या है, किसे कहा जाता है? व्याख्यान शिक्षण विधि का दूसरा नाम है कथन विधि या फिर भाषण विधि। कथन विधि, भाषण विधि, भाषण विधि। व्याख्यान शिक्षण विधि के जनक हैं प्लेटो। व्याख्यान शिक्षण के जनक कौन है? प्लेटो है। व्याख्यान शिक्षण क्या है? अध्यापक द्वारा अपना व्याख्यान तैयार किया जाता है। अध्यापक के द्वारा स्वयं ही अपना व्याख्यान तैयार किया जाता है। स्वयं अध्यापक अपना व्याख्यान तैयार करने के बाद कक्ष में जाकर के निर्बाध गति से उसका वाचन करता है। अध्यापक अपना व्याख्यान स्वयं तैयार करता है। स्वयं तैयार करने के बाद कक्ष में जाकर के उसी व्याख्यान को निर्बाध गति से उसका वाचन करता है। वह विधि कौन सी विधि कहलाती है? व्याख्यान विधि कहलाती है। यह जो व्याख्यान विधि है वह अध्यापक केंद्रित है कि अध्यापक कक्ष में आता है और आकर के अपना व्याख्यान प्रस्तुत करना शुरू कर देता है। तो व्याख्यान विधि क्या है? अध्यापक केंद्रित है। अध्यापक केंद्रित है। छात्र इसमें क्या होते हैं? छात्र इसमें श्रोता मात्र होते हैं। श्रोता, छात्र इसमें क्या होते हैं? श्रोता होते हैं। छात्र इसमें निष्क्रिय रहते हैं। केवल अध्यापक ही क्या रहता है? सक्रिय रहता है। इसलिए यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी विधि है? अमनोवैज्ञानिक विधि इसे माना जाता है। व्याख्यान विधि को अमनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है। छात्र इसमें निष्क्रिय रहते हैं और अध्यापक इसमें क्या रहता है? सक्रिय रहता है। इसमें ज्ञान को सुना जाता है। ज्ञान को सुना जाता है। तो सुना हुआ ज्ञान कभी भी स्थायी नहीं होता है। इसमें दिया गया ज्ञान क्या हो जाता है? अस्थायी होता है। यह ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति करता है। कौन से उद्देश्य की पूर्ति करती है व्याख्यान विधि? ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति करती है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति करती है। व्याख्यान विधि में उद्दीपक परिवर्तन कौशल का प्रयोग करना चाहिए अध्यापक को। व्याख्यान विधि में उद्दीपन परिवर्तन कौशल का, कि जब अध्यापक व्याख्यान देता है तो व्याख्यान में अगर उद्दीपन परिवर्तन कौशल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो वह व्याख्यान नीरस हो जाता है। बच्चों को नींद आनी शुरू हो जाती है। छात्रों को उद्दीपन परिवर्तन कौशल का अर्थ है अध्यापक के द्वारा चेहरे का जो हाव भाव है, इसके अलावा हाथों का हिलना है, अध्यापक के द्वारा इधर से उधर आना होता है, जाना होता है, वह उद्दीपन परिवर्तन कौशल होता है, जिससे बच्चे सक्रिय रहते हैं। बच्चों का जो, छात्रों का जो ध्यान है वह अध्यापक की ओर रहता है। देखते हैं व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि इसका नाम है कथन विधि या फिर भाषण विधि। इसके जनक कौन है? प्लेटो। व्याख्यान विधि के जनक हैं प्लेटो। व्याख्यान विधि है वो सबसे प्राचीन विधि है। सबसे प्राचीन विधि, क्योंकि वैदिक समय से ही इस विधि को काम में लिया जा रहा है। जब से गुरु शिष्य की परंपरा शुरू हुई है, जब आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी उस समय केवल व्याख्यान विधि से ही शिक्षा दी जाती थी। तो व्याख्यान विधि सर्वाधिक प्राचीन विधि है। इस विधि में शिक्षक स्वयं अपना व्याख्यान तैयार करता है तथा कक्ष में निर्बाध गति से उसका वाचन करता है। इस विधि में जो विषय वस्तु संक्षिप्त होती है उसे विस्तृत, और जो विस्तृत विषय वस्तु होती है उसको संक्षिप्त में प्रस्तुत किया जाता है। व्याख्यान विधि में विस्तृत विषय वस्तु को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है और जो संक्षेप में विषय वस्तु होता है उसको विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इस विधि में संक्षिप्त विषय वस्तु को विस्तार से और विस्तृत विषय वस्तु को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। इस विधि में संक्षिप्त विषय को विस्तार से और विस्तृत विषय वस्तु को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। यह विधि आदर्शवादी विचारधारा की देन है। आदर्शवादी विचारधारा की देन और ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति होती है। अब हम परिभाषा पढ़ेंगे बाइंडिंग एंड बाइंडिंग के अनुसार। परिभाषा, बाइंडिंग एंड बाइंडिंग क्या कहते हैं, व्याख्यान विधि के बारे में का मानना क्या है। बाइंडिंग एंड बाइंडिंग का मानना है व्याख्यान विधि है वो एक व्यवहारिक विधि है। व्याख्यान विधि को क्या बतलाया है? व्यवहारिक विधि बतलाया है। साथ में बड़ी मात्राओं में कक्षाओं में प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। बड़ी मात्राओं में कक्षाओं में प्रयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि है।
इसलिए वर्तमान समय में इसलिए काम में ली जाती है। कौन कह रहे हैं ये बात है? बाइंडिंग एंड बाइंडिंग। क्या कह रहे हैं? यह एक व्यवहारिक विधि है। इसे क्या बताया है? व्यवहारिक। तो इसे शास्त्रीय विधि किसने बताया है? शास्त्रीय विधि बताया जेम्स हली ने। शास्त्रीय विधि यह एक व्यवहारिक विधि है जो बड़ी मात्रा में कक्षाओं में प्रयोग की जाती है और उसकी वर्तमान समय में विस्तृत रूप से प्रयोग में लाने का निसंदेह मुख्य कारण यही है। तो इस परिभाषा को याद रखना है, कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है परिभाषा। तो बाइंडिंग एंड बाइंडिंग की व्याख्यान विधि की परिभाषा क्या है? यह एक व्यवहारिक विधि है जो कि बड़ी मात्रा में कक्षाओं में प्रयोग की जाती है और उसकी वर्तमान समय में विस्तृत रूप से प्रयोग में लाने का निसंदेह मुख्य कारण यही है। इसके बाद है व्याख्यान विधि को प्रभावी बनाने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। व्याख्यान विधि को प्रभावी बनाने के लिए ध्यान रखने योग्य बातें, अध्यापक को कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए? पहला है व्याख्यान का जो स्तर है वो बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। व्याख्यान का जो स्तर है वह छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। व्याख्यान का स्तर विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। व्याख्यान में छात्रों के पूर्व ज्ञान को महत्व देना चाहिए। व्याख्यान में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को महत्व देना चाहिए। महत्व ये शब्द कई बार परीक्षा में तय शुद्ध में पूछा भी गया है। महत्व विद्यार्थी व्याख्यान में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को महत्व देना चाहिए। व्याख्यान की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। अध्यापक की वाणी स्पष्ट हो। अध्यापक की वाणी क्या हो? स्पष्ट। नवीनतम उदाहरणों का प्रयोग हो। व्याख्यान में नवीनतम उदाहरणों का प्रयोग होना चाहिए। उद्दीपन परिवर्तन कौशल का उचित प्रयोग होना चाहिए। व्याख्यान की समाप्ति पर सभी तथ्यों पर सारांश प्रस्तुत करना चाहिए। तो ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं? विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए व्याख्यान का स्तर। विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को महत्व देना चाहिए। व्याख्यान की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। अध्यापक की वाणी स्पष्ट हो। नवीनतम उदाहरणों का प्रयोग हो। उद्दीपन परिवर्तन कौशल का प्रयोग हो। व्याख्यान समाप्ति के बाद सारांश प्रस्तुत करना चाहिए। सफल प्रयोग के लिए अध्यापक को पूर्व तैयारी करनी चाहिए। सफल प्रयोग के लिए अध्यापक की पूर्व तैयारी आवश्यक है। अगर नया अध्यापक है वह कक्ष में जाता है तो उसे पूर्व तैयारी बहुत ही आवश्यक है। निर्धारित प्रकरण पर कक्ष में जाकर अध्यापक द्वारा दिए जाने वाला भाषण व्याख्यान कहलाता है। और व्याख्यान विधि के साथ अगर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर दिया जाए तो व्याख्यान विधि उत्तम हो जाती है। छात्र उसमें फिर क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। व्याख्यान विधि के साथ प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाए तो उत्तम माना जाता है। व्याख्यान विधि के साथ किस का प्रयोग कर दिया जाए? प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाए तो फिर उत्तम माना जाता है प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। अब हम पढ़ेंगे व्याख्यान विधि के और दोष। व्याख्यान विधि के गुण कौन कौन से हैं? यह विधि प्रयोग में सरल है क्योंकि अध्यापक केंद्रित है। अध्यापक कक्ष में आता है और अपना व्याख्यान शुरू कर देता है, अर्थात प्रस्तुत करने लग जाता है निर्बाध गति से। इसलिए यह विधि प्रयोग में क्या हो गई? सरल। और क्रमबद्ध भी है क्योंकि व्याख्यान अपना क्रमबद्ध के साथ प्रस्तुत करता है। इसमें परिश्रम क्या होती है? कम होती है। कम खर्चीली है। न तो सहायक सामग्री की आवश्यकता है तो कम खर्चीली। कम समय में अधिक ज्ञान। संक्षिप्त तीव्र गति से चलने वाली है और समय पर पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है। इसमें समय पर व्याख्यान विधि में पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है। इसके दो दोष कौन कौन से हैं? इसका दोष ये, एक तो ये हो गया कि छात्र इसमें निष्क्रिय रहते हैं, केवल अध्यापक केंद्रित है। छात्र इसमें श्रोता मात्र में छात्र निष्क्रिय श्रोता मात्र होता है। अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है। सुना हुआ ज्ञान कभी भी स्थायी नहीं होता है। यह विधि अध्यापक केंद्रित है। यह विधि प्राथमिक व माध्यमिक कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त होती है। केवल उच्च कक्षाओं के लिए ही उपयुक्त है। व्याख्यान विधि के पद या सोपान। व्याख्यान विधि के 5 पद या सोपान है। पहला कौन सा है? विषय व प्रकरण का निर्धारण करना। जब अध्यापक अपना व्याख्यान तैयार करता है
तो उसके लिए 5 पद या सोपान। पहला, विषय व प्रकरण को निर्धारित करना। पहले वे अपने कल कक्षा में जाकर के कौन से विषय के ऊपर व्याख्यान प्रस्तुत करना है, इसके लिए वह पहले विषय या फिर प्रकरण को निर्धारित करता है। विषय और प्रकरण को निर्धारित करने के बाद वह योजना बनाता है। क्या करता है फिर वह? अध्यापक द्वारा योजना बनाना। पहला हो गया विषय व प्रकरण को निर्धारित करना। दूसरा पद या सोपान है योजना बनाना, अध्यापक द्वारा योजना बनाना। अध्यापक जब योजना बनाता है तो योजना बनाते इसमें किन किन बातों को ध्यान में रखता है? तो वह 4 बातों को ध्यान में रखता है। छात्र के पूर्व ज्ञान का निर्धारण करना, के बाद शिक्षण के उद्देश्य का निर्धारण करना। छात्र के पूर्व ज्ञान का निर्धारण करना, छात्र के पूर्व ज्ञान का निर्धारण करना, शिक्षण के उद्देश्य निर्धारण करना, पाठ्य वस्तु की रूपरेखा तैयार करना, पाठ्य वस्तु की रूपरेखा तैयार करना, उदाहरण को स्थान देना। तो अध्यापक द्वारा जो योजना बनाई जाती है उनमें 4 बातें मुख्य हैं। छात्र के पूर्व ज्ञान का निर्धारण, शिक्षण के उद्देश्य का निर्धारण करना, पाठ्य वस्तु की रूपरेखा तैयार करना और उदाहरण को स्थान देना। तो व्याख्यान विधि के पद या सोपान, पहला हो गया विषय प्रकरण को निर्धारित करना, दूसरा हो गया अध्यापक द्वारा योजना बनाना। योजना बनाने के बाद तीसरा पद या सोपान है प्रस्तुतिकरण। फिर कक्षा में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुतिकरण के प्रस्तुत करने के बाद चौथा पद या सोपान हो गया फिर सारांश प्रस्तुत करना, सारांश प्रस्तुत करना, पांचवा हो गया मूल्यांकन करना, तो कितने पद सोपान है? 5। प्रस्तुतिकरण के बाद सारांश प्रस्तुत करना, फिर मूल्यांकन करना। अध्यापक क्या करता है? मूल्यांकन। अध्यापक के द्वारा दिए गए जो व्याख्यान है वो छात्रों ने कहां तक इसे अर्जित किया है, मूल्यांकन करना। तो इस विधि के पद या सोपान, पहला कौन सा हो गया? विषय व प्रकरण निर्धारित करना, दूसरा अध्यापक द्वारा योजना बनाना, तीसरा हो गया प्रस्तुतिकरण, चौथा हो गया सारांश प्रस्तुत करना, पांचवा हो गया मूल्यांकन करना। यह विधि क्या है? मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें यह अध्यापक केंद्रित है, छात्र इसमें क्या रहते हैं? निष्क्रिय रहते हैं। तो आज ये हमने व्याख्यान विधि पढ़ी। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।